इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं। कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। और इस सब के बीच कल योगी से मुलाकात कर सकते हैं मोहन भागवत। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। गोरखपुर में मौजूद हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कल योगी से मुलाकात हो सकती है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। चुनाव नतीजों के बाद यह मुलाकात बेहद अहम। क्या इस मुलाकात में बात होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, जाहिर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनावों के लिहाज से हम बात करें तो कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने बीजेपी से कई ज्यादा सीटें जीती हैं। और इस सब के बीच कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर यह खबर सामने आई है। बीजेपी महज 33 सीट ही जीत पाई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। 80 लोकसभा सीटों वाला सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभरी, जिसने 37 लोकसभा की सीटें जीती। बीजेपी ने 80 में से 33 लोकसभा की सीटें जीती है। कांग्रेस ने, जिसे पिछले लोकसभा चुनावों में महज 1 सीट मिल पाई थी, इस बार कांग्रेस भी 6 सीटें यहां पर जीती है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तमाम डिटेल के लिए बात करेंगे। मानस, संघ प्रमुख गोरखपुर में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। मानस, जी बिल्कुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं कल से, और ये 3 जून से एक संघ का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम पड़ाव ये है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात संभावित है संघ प्रमुख मोहन भागवत की। चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच रहे हैं और चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी लगा हुआ है, और वहां से समीक्षा करने के बाद, जो दौरा है उसकी तैयारियों के बाद देखने के बाद सीधे वो गोरखपुर पहुंचेंगे। 2 दिन गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे और माना जा रहा है कि कल ये मुलाकात संभावित है और दोनों के बीच मुलाकात होगी। मुलाकात के कुछ अहम बिंदु हो सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में संघ की शाखाओं के विस्तार पर लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की खराब परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है, उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है, और आगे बीजेपी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। तो सभी की निगाहें हैं इस मुलाकात पे, और बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की ये पहली मुलाकात होगी। मानस साहब बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। इस सबके बीच आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान पर बात करने के लिए केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। केजे, संघ की तरफ से लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं चुनाव के नतीजों के बाद, इंद्रेश कुमार का यह कहना कि राम सबके साथ न्याय करते हैं और जिन्होंने राम की भक्ति की उनमें अहंकार आ गया था। इससे पहले आपको याद होगा संघ प्रमुख का भी एक बयान सामने आया था, खुलकर उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी एक बार फिर से दोहराया था कि मुसलमान इसी देश के हैं, मुसलमान इसी देश का अहम हिस्सा हैं। और लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए थे मंच से, कैसे समझें संघ को
और संघ के लगातार इन बयानों को, जो कि अब खुलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बने हुए थे, लेकिन अभी उन पर वह पूरी तरह समीक्षा शुरू कर ही पाती। उससे पहले संघ के प्रमुख की ओर से ये इस तरह का बयान आना अहंकार को लेकर, अब उसके बाद संघ के ही एक और वरिष्ठ नेता जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है संघ के, इंद्रेश कुमार ने कल जयपुर के कानोता में इस तरह का बयान दे दिया कि बीजेपी नेताओं का अहंकार ही पार्टी को ले डूबा है और राम ने सजा नहीं दी है बीजेपी को, बल्कि न्याय किया है। न्याय किसके साथ किया है हालांकि वे नहीं बता पाए, लेकिन इतना कहा है कि राम ने न्याय कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि वह सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने लग गई थी, लोगों को, बाकी पार्टियों को कुछ नहीं समझ रही थी। इस तरह का संकेत भी उन्होंने देने की कोशिश की है। और ऐसे में जब आज हमने बीजेपी के कुछ विधायकों से बातचीत की इंद्रेश कुमार के बयान पर, तो उनका यह कहना था पीएम मोदी के बचाव को लेकर, वे कह रहे थे कि पीएम मोदी में तो अहंकार नहीं है, लेकिन जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए, वे अपना अहंकार छोड़कर नहीं आ पाए और जनता ने उन्हें सजा दे दी। यानी कि संघ तो कह रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में अहंकार आ गया है, जबकि अब बीजेपी के जो पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, वे खुद अपने आप को जो अलग थलग महसूस करने लग गए थे। उनका यह मानना है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वे नेता ही अहंकार नहीं छोड़ पाए। यानी कि यहां पर एक दूसरे को सफाई देकर बचाने की कोशिश भी बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं, लेकिन यही देखना होगा कि अभी तो केवल आरएसएस प्रमुख और इंद्रेश कुमार की ओर से यह बयान आया है। अब बाकी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता या संघ के जो लोग हैं कभी बयान देंगे या संघ के प्रवक्ता की ओर से बयान दिया जाएगा, तो उस वक्त बीजेपी को लेकर किस तरह का तंज कसा जाएगा, क्योंकि यह पूरा एक तरह से तंज कसा जा रहा है बीजेपी के कि आपने किस तरह से पिछले 10 सालों में अपने आप को बड़ी पार्टी बनाने के लिए बाकी तमाम नीतियों और सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया, किस तरह से पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की, और किस तरह से, लेकिन क्या संघ को भी दरकिनार करने की कोशिश हुई? किसी की बात क्योंकि सुनना ही खुद मुनासिब चुनावों नहीं के समझा। दौरान बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं। क्या ये अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो संघ प्रमुख की हो या फिर इंद्रेश कुमार की हो, उसी कड़ी में से हम देखें? जी बिल्कुल, देखिए यदि संघ की बात की जाए तो संघ के नेता हालांकि ऑन कैमरा बात नहीं करते, लेकिन आप जब उनसे बैठ के बात करेंगे तो वे भी यही मानते थे कि उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा, और यही कारण था कि राजस्थान में जब पहले और दूसरे दौर की वोटिंग हुई या जहां जहां पर पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हुई, वहां पर संघ का कोई भी कार्यकर्ता एक्टिव ही नहीं नजर नहीं आया। हमेशा यह देखने में आया था कि संघ के लोग लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को वोट डालने के लिए अपने साथ घर से बाहर निकाल के लाते हैं। लेकिन जब राजस्थान में 45 से 46% वोटिंग हुई और पहले 2 चरणों में यही हालत रही, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी झटका लगा और उससे भी यह महसूस होने लगा कि संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी कहीं ना कहीं नाराज हैं, और यही कारण है कि बीजेपी ने संघ को फिर से मनाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिस तरह से बयान आया, कहा जा रहा है कि उसी बयान को ध्यान में रखते हुए आरएसएस प्रमुख की तरफ से चुनाव नतीजे आने के बाद एक तरह से बीजेपी के लिए यह बड़ा बयान अहंकार वाला दिया गया है। बिल्कुल केजे, आप जहां पर मौजूद है, राजस्थान वही प्रदेश है जहां पर 14 और 19 के चुनाव में बीजेपी सब ने क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार बड़ा नुकसान हुआ। मानस जहां पर है वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। मानस, कैडर को लेकर और कैडर के डेडिकेशन को लेकर जब भी बात होती है तो संघ का नाम सबसे पहले आता है। क्या पता चल गया है बीजेपी को भी, बीजेपी के बड़े नेताओं को भी, कि संघ क्यों उनके लिए जरूरी है? और अब जबकि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की खबरें आ रही हैं, मुलाकात में क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं से हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लग नहीं रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। देखिए, बिल्कुल अगर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिल जाते तो बीजेपी की देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती, लेकिन जो सीटें कम हुई उसने ही बीजेपी का दिल्ली में पूर्ण बहुमत से पहुंचने का जो सपना था उसको एक तरीके से चकनाचूर कर दिया। एक प्रमुख बात यह भी है, जैसा कि श्रीवत्सन कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। बीते अगर 2 लोकसभा की बात करें, यानी 2014 और 19 की, तो हम लोग देखते थे कि सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से गांव-गांव देहात में जाया करते थे। शाखाओं में भी
जो लोग होते थे स्वयंसेवक, वो भी अपने स्तर पर बीजेपी के हक में निकलते थे, लोगों के साथ बैठ के करते थे। हमने ये भी देखा कि दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाकर के किस तरीके से संघ के लोग काम किया करते थे और इससे बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो संगठन की ताकत है, दरअसल वो संघ की ताकत है, और संघ की शाखाएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में अपनी जड़ों को बेहद मजबूत कर चुकी थी, उसकी एक कमी जरूर यहाँ पर खली। और निश्चित तौर पर संघ के ना रहने का या संघ की कम भागीदारी का एक नुकसान जरूर हुआ यहाँ पर बीजेपी को, और इसका आकलन मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता भी कर रहे होंगे। इन सब के बीच चूंकि नतीजे बेहद खराब आए, तो इन सब के बीच खास तौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक खिसक गया भारतीय जनता पार्टी से, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बात थी बीजेपी के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि 2012 और 2014 और 13, माफ कीजिए, 2012, 13 और 14 चुनाव होने तक हम लोगों ने देखा था किस तरीके से संघ की शाखाएं होती थी, लगातार वो संघ एक्टिव था, और इस बार वो कैडर एक्टिव नहीं था, और वो नतीजों में दिखाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया केजे आपका।